हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था के। आज ये तीसरा सेशन है। इसके पहले 2 सेशन और आ चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यह पूरी सीरीज़ मेंस को डेडिकेटेड है। हम लोग यूनिट वाइज बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारा पहला यूनिट ही चल रहा है क्योंकि तीसरी क्लास है। इसके पहले जो 2 सेशन आ चुके हैं उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये सेशन देखें। रीज़न क्या है, वो दोनों सेशन में बहुत अच्छे से एक बेस तैयार किया गया है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक बात और बतानी है कि इसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसके पहले जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, भारत के संविधान की विशेषताएं। तो जब हम लोग विशेषताओं को पढ़ रहे थे तो उसमें एक पॉइंट था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों का समावेशन। तो इन तीनों बातों को, मतलब मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, इन तीनों के बारे में हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से जानना है, जिससे मेंस में अगर कोई क्वेश्चन आए इनसे प्रोस्पेक्टिव, मतलब इनसे संबंधित, तो उनको हम आराम से क्या कर पाएँ, टैकल कर पाएँ और बहुत आराम से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मूल अधिकार, फिर नीति निर्देशक तत्व, फिर मूल कर्तव्य, इनके बारे में जानेंगे। क्या पूरा वही रटना है, क्या नहीं, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है और कैसे लिखना है एग्जैक्टली मैटर वो रखता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मूल अधिकार अमेरिकी संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 में इसको शामिल किया गया है, ठीक। देखिए शॉर्ट नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता चला एक नई लक्ष्मीकांत आपने लिख दी, ऐसा नहीं करना है। चीज़ों को क्रिस्प रखना है क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ ही रहें, ऐसा हमारा रेडीमेड नोट्स होना चाहिए, ठीक। तो उस हिसाब से मैंने कोशिश की है कि सेम टू सेम बहुत छोटे में बहुत विस्तार में चीज़ें कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो आपसे रिक्वेस्ट है एज इट इज़ कोशिश कीजिएगा नोट्स बनाएं, या कुछ और भी शॉर्ट कर पाइएगा तो आप कोशिश करिएगा इसको कर लीजिए। कुल मिला के जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मूल अधिकार है वो 6 हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये कुल मिला के 6 मूल अधिकार हमें बताए गए हैं हमारे संविधान में। एक और था 7वां, जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, लेकिन उसको हटा दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि मूल अधिकार में हमें जानना क्या है, मेंस के इम्पोर्टेंस से उन बातों पे चर्चा करते हैं। देखिए ये कुछ सिर्फ नागरिकों तथा कुछ विदेशी कानूनी व्यक्तियों के लिए हैं, जैसे परिषद या कंपनी। मतलब आप जानते हैं कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो क्या हैं, सिर्फ नागरिकों को ही हैं। कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को हैं, कानूनी व्यक्तियों के हैं, जैसे कंपनी या परिषद, इन सबको भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। लेकिन ध्यान रखना है कुछ सिर्फ नागरिकों के हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ऑप्शन में यूपीएससी प्रीलिम्स में देता है कि जो मूल अधिकार हैं वो सभी के लिए बराबर है, तो ऐसा नहीं है, सबके लिए अलग है, विदेशियों के लिए अलग है, नागरिकों के लिए भी अलग है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा क्योंकि कुछ ऐसे हैं, देखिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ तो जो मेरे मूल अधिकार होंगे वो किसी विदेशी के तो हो नहीं सकते, ठीक। इस बात को समझिएगा। यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हैं। अब देखिए नकारात्मक किस लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो हमारी राज्य व्यवस्था है तो उस राज्य व्यवस्था में जो संसद है वो क्या करती है, उसमें बदलाव कर सकती है, उसमें कानून बना सकती है। तो उसको क्या करते हैं ये लोग, कानून बनाने से एक सीमा के अंदर बांधते हैं। सीमा कैसी, कि मूल अधिकार का हनन न होने पाए, इसीलिए वो क्या है, नकारात्मक है। सकारात्मक किसके लिए है, नागरिकों के लिए, क्योंकि नागरिकों की क्या करते हैं, उनके सम्मान की और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए सकारात्मक है। ऑप्शन में अगर आए कि जो मूल अधिकार है वो सकारात्मक होते हैं या केवल सकारात्मक होते हैं, तो ध्यान रखिएगा केवल नहीं, दोनों हैं, नकारात्मक भी हैं सकारात्मक भी हैं। नकारात्मक किसके लिए, सरकार के लिए, और सकारात्मक किसके लिए, नागरिकों के लिए, ठीक है। अब अगला है
ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग हैं। इसका क्या मतलब है? असीमित मतलब ये अनलिमिटेड नहीं है, ठीक। इनमें भी लिमिटेशन है, इनको भी लिमिटेड किया जा सकता है, लेकिन वाद योग है। वाद योग मतलब आप किसी के ऊपर या सरकार के ऊपर क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों का मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? वाद कर सकते हैं, मतलब कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आगे, राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित किया जा सकता है। मतलब 20 और 21 को किसी भी हालात में कभी भी क्या किया जा सकता है? छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब उसको निरस्त नहीं किया जा सकता, और सभी को निरस्त किया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। देखिए, आपातकाल की स्थिति कौन सी होती है? युद्ध का समय। आप बस इसको मान के रखिए, जब भी युद्ध का समय होगा या बाहरी आक्रमण होगा देश के ऊपर, तो उसे आपातकाल की स्थिति मानेंगे। और इसमें 20 और 21 ऐसा है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता और सबको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। आगे, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस, गुप्तचर आदि में इनका क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है अनुच्छेद 33 के तहत। जैसे देखो, सशस्त्र बल हो गए या अर्धसैनिक बल हो गए, पुलिस हो गए, गुप्तचर जैसे आप जानते हैं आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, या फिर रॉ वगैरह, ये सब गुप्तचर हैं। इनके ऊपर ना मूल अधिकार के क्या किया जाता है? इनके ऊपर मूल अधिकारों का उतना ज़्यादा आरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये मूल अधिकार को फॉलो करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। तो इनको क्या किया जाता है? इनके ऊपर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है कौन? संसद। ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 33 में लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार हनन पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकती है। ये बात न्यायालयों को ताकत है कि अगर कोई मूल अधिकार का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत क्या कर सकती है? उस विधि को या उस कानून को मूल अधिकार हनन पर गैर संवैधानिक मतलब उसको अवैध घोषित कर सकती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। आगे, 1978 में 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार दिया गया, क्योंकि आपको पता है अनुच्छेद 31 में क्या किया गया था? हमारे संविधान संशोधन मतलब संविधान संशोधन की संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में जोड़ा गया था। कब? अनुच्छेद 31 में, लेकिन हटा दिया गया। कब हटाया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन में। रीज़न क्या था इसको हटाने का? रीज़न ये था कि मान लीजिए सरकार को रोड बनाना है या कोई डेवलपमेंट का काम करना है तो वो किसी की संपत्ति ले लेती है। आज भी जैसे आप जानते हैं, उस समय भी ऐसा हो रहा था, लेकिन लोग कहाँ जा रहे थे? सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट सीधा। क्यों? रीज़न क्या था? क्योंकि मूल अधिकार था, उसका हनन नहीं होना चाहिए। हनन नहीं होना चाहिए तो सरकार और कोर्ट दोनों के बीच तनामनी हो जाती थी कि भैया हम डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और लोग कहते थे मैं अपनी संपत्ति नहीं दूंगा। इस वजह से सरकार ने क्या किया? एक नया संशोधन लेकर आई, 44वें संशोधन के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी ये संपत्ति का अधिकार है कानूनी या विधिक अधिकार इसलिए है क्योंकि उसके बदले सरकार क्या कर देती है? आपको मुआवजा या पैसा दे देती है, जिससे आप अपने जीवन क्रियान्वयन को आगे बढ़ा पाते हैं, ठीक। तो इतनी बातें हमें मूल अधिकारों में जानना है। जब कभी भी आपसे मूल अधिकार पे क्वेश्चन पूछेगा तो मेंस प्रोस्पेक्टिव से इन बातों को आप ध्यान रखिएगा और आप अपनी आंसर राइटिंग में इन बातों को जोड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जब आप पढ़ेंगे तो आप इनके बीच में पढ़ेंगे, 14 क्या कहता है, 15 क्या कहता है, 16 क्या कहता है, 17 क्या कहता है, उन अनुच्छेदों को भी आप यहाँ पे शामिल कर पाएंगे अपने आंसर राइटिंग में। लेकिन हर चीज़ को लिखना क्या है, वो प्रोस्पेक्टिव के से इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हमें सिर्फ इसकी विशेषता और कुछ बातों को जानना जरूरी था मेंस के इम्पोर्टेंस से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पता चला पूरा मूल अधिकार का ही 2 पेज का कॉपी बना लिया, तो ये सही नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में क्या है, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। मेंस को अगर आप देखेंगे ना, अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे उसमें मूल अधिकारों से संबंधित एक भी क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक।
है ना, आए भी हैं तो बस उनका झलकियाँ हैं, तो हमें झलकियाँ यहीं से मिल जाती हैं और ये आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी तैयारी हमें मेंस की करनी है। अब आगे बात करते हैं हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था। भाग 4 में इसको शामिल किया गया है और मूल अधिकार को कहाँ किया गया था? भाग 3 में। और राज्य के नीति निदेशक तत्वों को कहाँ किया गया है? भाग 4 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से लेके 51 तक। ये बात ध्यान रखिएगा। राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं, इनके बारे में अंबेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा और दर्शन है। मतलब आत्मा मतलब आप जानते हैं, दर्शन मतलब फिलॉसफी, है ना। ये क्या है? एक तरह से इनर सेंटिमेंट है और कहीं ना कहीं फिलॉसफी है किसके? संविधान की। तो ये गुण बात किसने कही थी? अंबेडकर जी ने। एक है ग्रेनविल ऑस्टिन, ये कौन है? एक तरह से ये क्रिटिक्स हैं, आप कह सकते हैं, संविधान के बारे में व्याख्या करने वालों में से एक है। इन्होंने कहा है संविधान की मूल आत्मा क्या है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, उनको कुल मिला के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है वो है समाजवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत और तीसरा है उदारवादी या उदार बौद्धिक सिद्धांत। कभी कभी एग्जाम में सीधा पूछ सकता है आपकी कि भारत के नीति निदेशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांतों को उल्लेख का वर्णन कीजिए या उनके बारे में विचार कीजिए या उस पर टिप्पणी कीजिए। तो हमें क्या करना है ना, इन तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत अच्छे से समझना है, कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है और उसके साथ जो इसकी विशेषताएं होंगी वो आगे चर्चा करेंगे अभी हम। तो उसके साथ साथ क्या करना है, आपको आंसर राइटिंग में शामिल कर लेना है। जैसे उसने पूछा ना, एग्जाम में आपसे पूछा गया कि समाजवादी सिद्धांत क्या है किसके? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। तो कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे अनुच्छेद 38, यह क्या कहता है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना कहीं ना कहीं समाजवादी सिद्धांत को दिखाता है, सीधी सी बात है। आगे अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सबको, किसको? सबको क्या देना है? सुरक्षा, जीविका का साधन, सामूहिक हित, धन उत्पादन का संकेंद्रण को रोकना। मतलब अगर धन है या उत्पादन हो रहा है तो उसके संकेंद्रण, मतलब किसी एक जगह ही धन का क्या हो, कहीं ना कहीं एक ही जगह धन का बटोरना या एक ही जगह उत्पादन का होना, यह क्या है? किसी भी देश या किसी भी परिस्थिति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उसको रोकना राज्य की कर्तव्य होगा या सरकार का कर्तव्य होगा। ऐसा किसने कहा गया है? समाजवादी सिद्धांत और किसमें? राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। अगला, पुरुष स्त्री का समान वेतन, बाल श्रम रोकथाम, गरीब को निशुल्क विधिक सहायता, ये कहीं ना कहीं समाजवादी सिद्धांत के ही उदाहरण हैं। आगे लोक सहायता, अनुच्छेद 41। एक बात ध्यान रखिएगा, मेंस की आंसर राइटिंग में जितना ज़्यादा कम शब्दों का प्रयोग करेंगे और ठोस शब्दों का प्रयोग करेंगे उतना आपको नंबर बेहतर मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर से मैं कह रहा हूँ, जितना कम शब्द होगा लेकिन शब्दों में वजन होना चाहिए। जो कॉपी चापकी चेक करते हैं ना, वो नॉर्मल पर्सन तो है नहीं, उनको पता है। आपने लिख दिया लोक सहायता अनुच्छेद 41, तो वो आपको नहीं बताना है कि भैया लोक सहायता मतलब क्या होता है। उनको पता है कि लोक सहायता में हर चीज़ आ रही है। ठीक, तो इतना चीज़ें ही हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, मतलब कि आपको लिख लिख के पढ़ना है। लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना, लेकिन मेंस के इम्पोर्टेंस क्या है वो बात को ध्यान में रखना है। आगे पोषाहार स्तर, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य का सुधार, अनुच्छेद 47, ये सभी जो थे वो क्या है? समाजवादी सिद्धांत हैं। यहाँ तक कोई समस्या? अब हम लोग बात करेंगे गांधीवादी सिद्धांत की। यहाँ क्या बात कही गई है? देखो, गांधी, जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये गांधी क्या थे? वो हमेशा ये चाहते थे कि सबसे नीचे तबके का सबसे ज़्यादा विकास हो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कहाँ से जुड़ा रहता है? समाज से, और वह अगर विकसित होगा तो समाज विकसित होगा। ऐसा किसने कहा था? गांधीवादी। तो कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांत का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। सबसे पहला ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40, ये कहीं ना कहीं इन्हीं की देन है। आगे कुटीर उद्योग, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगों को गांव में विकसित करना, ये कहीं ना कहीं गांधीवादी सिद्धांत की बात है। सहकारी समितियां, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43 बी।
ये भी क्या है, गांधीवादी सिद्धांत ही है कि मतलब सहकारी समितियों को लाया जाए जो एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़े। आगे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा कमजोरों को शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता। ठीक है, आर्थिक सहायता। आगे, नशीली दवा, मदिरा, ड्रग प्रतिबंध, मतलब अगर नशीली दवा है, मदिरा है या ड्रग है तो उसको प्रतिबंध किया जाए, अनुच्छेद 47। जैसे जानते हैं बिहार हुआ, गुजरात हुआ, यहाँ पे इन सब चीज़ों को प्रतिबंध क्यों किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस समाज में क्या होगा, इनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व होगा और जिससे समाज खराब हो रहा होगा। तो यही कहा गया, जब ऐसा होगा तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसके जरिए? याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के जरिए। और गांधीवादी सिद्धांत, गाय, बछड़ा या अन्य दुधारू जो जीव हैं उनकी बलि पर रोक और उसका प्रोत्साहन देना चाहिए कि इनको जीवित रखा जाए, इनकी बलि पर रोक होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 48। और ये किसका? गांधीवादी ही सिद्धांत है। तो ये कुछ बातें जो गांधीवादी सिद्धांत के बारे में हमें जानना मस्ट है, विश्वास करिए मस्ट है। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं दुख हो जाएगा, तो उस दुख से बचने के लिए इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये क्या है? उदार बौद्धिक मतलब हो गया कि हम क्या है, बहुत उदार हैं, चीज़ों को लेके उतना सहज रूप से काम करते हैं, ना किसी को कष्ट पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये से कहते हैं उदारपन होना। तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहला, समाज सिविक संहिता, अनुच्छेद 44। अब समान सिविल संहिता का मतलब क्या हुआ? हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम हो, किसी के ऊपर कहीं ना कहीं धर्म का थोपा हुआ काम ना हो, हर व्यक्ति को समान सिविल संहिता मिले। ये भारत का लक्ष्य है, लेकिन भारत में अभी ये लागू नहीं है। ठीक है, इस पे विचार चल रहा है, आगे देखा जाएगा। आगे, आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम लोग कैसे हैं, आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली की सहायता लेंगे या राज्य सहायता लेगा, ये कौन कहता है? हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगली, पर्यावरण रक्षा, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महत्व, जैसे स्मारक, कला, इनका संरक्षण किया जाए, अनुच्छेद 49 के तहत। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50। देखिए इंपॉर्टेंट है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व ही कह रहा है कि जो न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। कार्यपालिका कौन है? भारत सरकार की कैबिनेट जो काम कर रही है, जैसे जिसका कैबिनेट का मुख्य कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कार्यपालिका का अध्यक्ष है, तो कार्यपालिका न्यायपालिका से दूर रहे, उसका पृथक्करण रहे, अनुच्छेद 50। आगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये हमारा दायित्व होना चाहिए, हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी सबसे पहली पहल होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति हो और सुरक्षा कायम रहे, अनुच्छेद 51 के तहत। तो कुल मिला के जो हमने देखा, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत, ये कहीं ना कहीं जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें ये शामिल किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आगे इनकी विशेषताओं पे चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में अगर आया तो आपने मान लीजिए क्या किया, आपने गांधीवादी सिद्धांत लिखिए, तो उसकी विशेषताएं आप कैसे लिखेंगे। देखिए विशेषताओं में, नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय इन तत्वों का राज्य ध्यान रखेगा। ठीक है, राज्य ध्यान रखेगा कि भैया जब भी कोई कानून बने, कोई नीति बने, तो इन बातों को सम्मिलित किया जाए, क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तो हैं, उनको नीति बनाने में निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, आगे, ये सकारात्मक हैं, गैर न्यायोचित हैं, इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। गैर न्यायोचित मतलब अगर इनका हनन होता है ना, तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं या न्यायालय में ये दावा नहीं कर सकते हैं कि ऐसी बातें इस विधि में क्यों नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि ये सीधी सी बात है, इन पे कोई भी कानूनी प्रतिबंध हमारे संविधान ने नहीं लगाया है और ये सकारात्मक है, हर दृष्टि से सकारात्मक है, निगेटिव पॉइंट इसमें है ही नहीं। इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, अच्छा, निगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरकार को भी नहीं रोकते हैं और जनता को भी नहीं रोकते हैं, इसीलिए सरकार क्या है, सकारात्मक है। और नकारात्मक होने का मतलब है किसी एक को प्रतिबंधित करना, जैसे मूल अधिकार क्या करते हैं, राज्य को विधि बनाने से क्या करते हैं, सीमाओं के अंदर बांधते हैं, इसीलिए वो नकारात्मक भी हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 3, ये ना तो विधायी कार्यों और ना ही कार्यकारी कार्यों की सीमाएं हैं। मतलब क्या हुआ, ये ना तो विधायी कार्यों में ना ही कार्यकारी कार्यों में कोई सीमा बनाते हैं। सीमा मतलब
मान लीजिए कोई काम किया जा रहा है तो यहाँ पे बना दिया गया भैया इस सीमा से आगे नहीं जा सकते हो। क्या नीति निदेशक तत्व तो ऐसा कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये न्यायोचित है, मतलब सीधी बात, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो ना विधायी कार्यों में इनकी ज़रूरत पड़ती है और ना ही कार्यकारी कार्यों में। अगर राज्य चाहे तब क्या करेगा? प्रभावी बनाते समय इनका सिर्फ ध्यान रखेगा कि इनका होना आवश्यक है। समझ में आया? इसीलिए ना ये विधायी कार्यों में ना ही कार्यकारी कार्यों में कोई सीमा बनाते हैं। चलिए अब अगला बात है, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इनका मूल उद्देश्य है और इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता भी प्राप्त है। नैतिक क्यों? क्योंकि देखिए हमारा नैतिकता क्या कहती है? हमें अच्छा बनना है, हमें समाज में सबके लिए बराबर काम करना है, स्त्री पुरुष को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ये हमारे क्या है? ये हमारे कहीं ना कहीं नैतिक सिद्धांत हैं। तो इसका मूल उद्देश्य तो यही है ना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्यों क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें क्या मिले? मतलब समान सिविल संहिता, हमें क्या मिले? पर्यावरण रक्षा, हमें क्या मिले? हमें मिले जो भी हमारी सहकारी समितियां हैं या कुटीर उद्योग हैं, या जो भी स्त्री पुरुष का समान वेतन की बात किया जाए, या लोक सहायता की बात किया जाए, या पोषाहार स्तर की बात की जाए, या जीवन स्तर की बात की जाए, या सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था की बात की जाए, या सामूहिक हित, है ना, किसी भी चीज़ की बात की जाए, तो वहाँ पे क्या हो? आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र हो, मतलब सबको आज़ादी हो और सबका क्या हो? नैतिक और राजनीतिक मान्यता हो। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये कहीं ना कहीं कौन देता है हमें? राज्य के नीति निदेशक तत्व। आगे, भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथककरण राज्य के नीति निदेशक द्वारा ही व्यदेशित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायपालिका है ना, वो कार्यपालिका से पृथक क्यों है? क्योंकि वो राज्य के नीति निदेशक तत्वों में ही ऐसा कहा गया है, इसीलिए क्या किया गया? इन दोनों को पृथक किया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है कि हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों को इतनी इज्जत या इतना सम्मान देते हैं। ये हमारे संविधान की बहुत प्यारी खूबी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कुछ बातें जो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपसे नीति निदेशक तत्व या मूल अधिकार में तुलना करने की बात कहे या प्रीलिम्स में आपको कहीं परेशान करे, तो इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा। क्या है? वर्तमान स्थिति में मूल अधिकार नीति निदेशक तत्व पर उच्चतर है। इसका मतलब हुआ जो मूल अधिकार है वो ज़्यादा उच्च माने गए हैं निदेशक तत्वों से। ठीक, तो ऊपर कौन है? मूल अधिकार। नीचे कौन है? नीति निदेशक तत्व। फिर भी यह नहीं है कि निदेशक तत्वों को लागू नहीं किया जा सकता। संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है कि भैया मुझे ये वाला काम करना है, और क्या पता कहीं ना कहीं मूल अधिकार उस चीज़ को रोक रहा हो, तो उसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि यह जो भी संशोधन होगा संविधान की मूल ढांचे की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। कब ये बात कहा गया? मिनर्वा मिल्स मामला है 1880 में सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी रही है कि भैया ठीक है, मूल अधिकार क्या है? नीति निदेशक तत्व से बड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य उस पर लागू नहीं कर सकती है। राज्य लागू कर सकती है, लेकिन बस राज्य को एक बात ध्यान रखना होगा, जब भी अगर वो कोई संशोधन करेगी तो वहाँ पे जो मूल ढांचा है किसका? हमारे संविधान का, उसमें हनन नहीं होना चाहिए। मतलब सीधा सीधा सा वो कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारा मूल अधिकार है उसको दबाने की कोशिश ना हो। किसको लागू करने के चक्कर में? नीति निदेशक तत्वों को। ठीक है, मुझे लगता है एकदम बात आपको स्पष्ट होगी। अब हम लोग बात करेंगे मूल कर्तव्य के। देखिए मूल कर्तव्य, एक बात ध्यान रखना है, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिया? रूस के संविधान से। किस भाग में आता है? संविधान 4 का, मतलब जो हमारा संविधान का भाग है 4, उसमें जो उसका एक नया पार्ट जोड़ा गया का नाम से, 4 का, है ना। और जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वो किस भाग के हैं? 4। और मूल अधिकार किस भाग के हैं? 3। ये ध्यान रखना है। ठीक, आप जब भी आंसर राइटिंग शुरू करेंगे तो आप यहीं से शुरू कर सकते हैं। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से 42वें संविधान संशोधन में से संविधान में एक नए भाग 4 का जोड़ा गया। शुरू में 10 थे, 2000 में एक और जोड़ा गया, कुल 11 हैं। कौन? मूल कर्तव्य।
तो क्या आपसे पूछा गया या ऑप्शन में डाला गया कि मूल कर्तव्य जो हैं वो संविधान की मूल पृष्ठभूमि से ही आए हैं, तो आप कह दीजिएगा बिल्कुल नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि इनको तो 1976 में लाया गया। किसको? मूल कर्तव्यों को। उसके पहले तो था नहीं। और किसकी सिफारिश से लाया गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कौन रहे थे? स्वर्ण सिंह। उनकी जो उनकी समिति थी उसकी सिफारिशों पे 42वें संविधान संशोधन के तहत एक भाग जोड़ा गया 4 का और उसमें लाया गया। जब 1976 में लाया गया तो कुल पहले कितने थे? 10 थे और 2002 में एक और जोड़ दिया गया। कुल मिला के 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं जो हमें हमारे मूल कर्तव्य के बारे में जानना चाहिए। देखिए, मूल कर्तव्य का मतलब होता है कि नागरिकों का नैतिक कर्तव्य है ना, और कुछ नागरिक कर्तव्य है, तो उन बातों को ध्यान रखना है। पहला यही बात कहता है कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक। अगर आप पूछेंगे भैया ये नैतिक कर्तव्य नागरिक कर्तव्य का क्या मतलब है? नैतिक कर्तव्य आपका क्या बनता है कि आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ साफ सफाई कर रखेंगे, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। लेकिन किसी दुखियारे की या कोई व्यक्ति जो सड़क पर पीड़ित है उसकी रक्षा करना, ये कहीं ना कहीं नागरिक कर्तव्य है, ये नैतिक नहीं है। नैतिक मतलब होता है जो स्वेच्छा से अंदर से ही उत्पन्न हो, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर की परिस्थितियों को देख के आप क्या कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? नागरिक कर्तव्य होगा, नैतिक कर्तव्य नहीं होगा। नैतिक मतलब होगा इंटरनल फीलिंग्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है, जैसे भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। मतलब कहीं ना कहीं जो मूल कर्तव्य है ना, वो हमारे जो परंपरा, भारतीय परंपरा चली आ रही है उसकी क्या है? उसको रक्षण करना है। हमारी पौराणिक कथाएं क्या कहती हैं, हमारे धर्म क्या कहते हैं, हमारी पद्धतियाँ क्या कहती हैं, उसको क्या करना है? उनका क्या है? जीवन पद्धति है क्या? मूल कर्तव्य। क्योंकि हमने उसी से तो सीख सीख के आज हमारी ये स्थिति है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं, विश्व में हमारा इतना नाम है कि नहीं? आगे, ये केवल नागरिकों के लिए ना कि विदेशियों के लिए, तो इस बात को ध्यान रखना है, यह सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए कोई भी मूल कर्तव्य नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में डाल भी दे तो इस बात को ध्यान रखिएगा। कहीं ना वो क्या करता है, चीज़ों को फैक्ट की जगह ना इन सब चीज़ों को उठा के पूछता है। इसीलिए क्या होता है, हम फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इन पे नहीं, तो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो आपको लगेगा यार कर्तव्य हैं तो कर्तव्य तो सबके हो सकते हैं ना, चाहे वो नागरिक के हों चाहे हमारे विदेशियों के हों। अगर भाई पर्यावरण की रक्षा करनी है तो उसमें सब आएंगे, चाहे विदेशी हो चाहे मैं हूँ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, हर देश में अपने अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो हमारे यहाँ क्या कहा गया है, जो हमारा कर्तव्य है वो सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। अगर बात किया जाए जो मूल कर्तव्य हैं उनके महत्व इतना क्यों है? क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी के खिलाफ एक चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि ये नागरिकों के कर्तव्य हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा राष्ट्र विरोधी है या समाज विरोधी है तो हम उसको जवाब देने लायक हैं, क्योंकि हमारा क्या है? मूल कर्तव्य है। इसीलिए उनके खिलाफ एक चेतावनी के रूप में है। आगे, प्रेरणा स्रोत है क्योंकि इससे अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय भूमिका निभाने में प्रेरित करते हैं। अनुशासन बढ़ेगा, सीधी सी बात है ना। प्रतिबद्धता हमारी बढ़ेगी, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हर चीज़ के लिए मेरी प्रतिबद्धताओं का क्या होगा? बढ़ेगा। और हम सक्रिय भूमिका में रहेंगे एज अ नागरिक, कि हमें अपने देश में क्या करना है, चीज़ों को बेहतर करना है, इसीलिए हम एक सक्रिय भूमिका में हमेशा बने रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं महत्व है किसका? हमारे मूल कर्तव्यों का। आगे, ये विधि द्वारा लागू होते हैं। संसद अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मान लेते हैं कि आपने कुछ कार्य किया, आपकी ही वजह से कुछ नुकसान हुआ। मान लेते हैं आपने अनजाने जाने में क्या किया, कुछ पेड़ों को नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या कर सकती है? विधि लागू हो सकती है और आपसे कहा जा सकता है कि इस टाइप के 10 पेड़ आपको लगाने हैं। तो कहीं ना कहीं संसद अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है इसके उल्लंघन पर। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला, ये अदालतों को किसी विधि या संवैधानिक वैधता के सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब अदालत भी भाई किसी वैधता की संवैधानिक विशेषता को जांच कर सकती है अदालत। क्यों? क्योंकि कहेगी भैया ये आपके मूल कर्तव्य थे, आपने इसको निभाया नहीं, तो आप कहीं ना कहीं इस विधि के तहत ये आप काम करिए, आपको बोली जा सकती है। अगर आपने कहीं सुना हो तो ऐसा सुना होगा कि भैया किसी ने कुछ गलत कर दिया है तो उसके बदले उनको क्या किया, कुछ पेड़ लगाने को कह दिए, कुछ
है ना, कुछ जीवों को पालने को कह दिया गया, ऐसे भी अदालतें उनको दे देती हैं, है ना, निर्णय अपना दे देती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं विधि लागू होता है और विधि द्वारा लागू कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए स्वच्छता कानून, आप जानते हैं ना, आप कहीं किले पर घूमने गए या कहीं घूमने वाली प्लेस पे गए तो वहाँ पे सीधा सीधा लगता है कि आर्थिक जुर्माना 200-500 रुपये, 1000 रुपये कूड़ा फेंकने पे। क्यों? क्योंकि ये संसद के द्वारा ही तो लगाया गया है, ठीक है, क्योंकि मेरे कर्तव्य है कि मैं गंदगी ना फैलाऊँ पब्लिक प्लेस पे। अगर मैं कर रहा हूँ तो विधि क्या करेगी? मुझे दंड देगी, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं मूल कर्तव्यों के बारे में इतनी बातें आपको जानना जरूरी है। आगे आज हम लोग लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय। ये कहीं ना कहीं हमारे जो हमारा संविधान है उसकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है, लेकिन इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो यहाँ पढ़ेंगे, लेकिन यूनिट 2 में बहुत बेहतर ढंग से इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। लेकिन अभी के लिए अगर इतना भी जान जाते हैं तो आपके लिए काम हो जाएगा, आराम से आप उत्तर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है। आगे संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम संविधान को संशोधन करना इतना कठोर भी ना हो जाए जो परिस्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन ना हो पाए, और इतना सरल प्रक्रिया भी नहीं अपनाना है कि सत्तारूढ़ दल अपने बहुमत के बल पर अपनी इच्छा से उसमें संशोधन कर सके। ऐसा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भैया देखो, संविधान में को हम ऐसा बनाना चाहते थे कि उसको ना परिस्थितियों के अनुसार बदलाव ना किया जा सके, और ना ही इतनी सरल प्रक्रिया चाहते थे कि जो सत्तारूढ़ दल है वो बहुत आसानी से अपनी इच्छा अनुसार संविधान को बदल डाले, ठीक। ऐसा किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यही तो है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। तो जब ऐसी बात सामने आई तो क्या क्या बदलाव किए गए या क्या क्या ऐसी चीज़ें सामने रखी गई, आइए देखते हैं। संविधान के कुछ प्रावधान संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जैसे राज्यों का पुनर्गठन, नागरिकता संबंधी प्रावधान आदि। इसमें किसी भी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी साधारण बहुमत भी आपको मिलता है तो आप क्या कर ले जाएंगे? आराम से राज्यों का पुनर्गठन या नागरिक संबंधी प्रावधान को आराम से आप लागू कर जाएंगे। राज्यों का पुनर्गठन मतलब किसी नए राज्य को बनाना या किसी नए राज्य को बंद करना, ठीक है, मतलब उसकी सीमाओं को कम करना। अगर ऐसा कुछ करना है या किसी राज्य का नाम चेंज करना है तो इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ साधारण बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर किसी को नागरिकता देनी है, नहीं देनी है, किस प्रकार की देनी है, इसके प्रावधान क्या हैं, संविधान में सीधे सीधा कहा गया है कि हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? लचीलापन है। हमारे संविधान का लचीलापन है ना, क्योंकि हम इसमें आसानी से बदलाव कर पा रहे हैं। जबकि कुछ संशोधन के लिए संसद विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे मूल अधिकार में कोई परिवर्तन करना है, नीति निर्देशक तत्वों में कोई परिवर्तन करना है, तो हमें क्या चाहिए? विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं हम लचीले से किस तरफ बढ़ रहे हैं? कठोरता की बढ़ रहे हैं। अगला क्या कह रहा है? जबकि कुछ में जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, संघीय व्यवस्था मतलब राज्य और केंद्र सरकार, इन दोनों की शक्तियों को प्रभावित करते हैं, तो संसद विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य की विधानसभाओं का समर्थन होना आवश्यक होता है। कब कब? जब संघीय व्यवस्था को प्रभावित करे तो वहाँ पे संसद का विशेष बहुमत तो चाहिए, लेकिन उसके साथ आधे राज्यों की विधानसभा भी समर्थन दे। जैसे स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन करना। ध्यान रखिएगा, 368 क्या कहता है? किसी भी स्थिति में संसद क्या कर सकती है? संविधान को संशोधित कर सकती है। लेकिन अगर 368 में ही कुछ संशोधन करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी? सभी राज्यों को, मतलब सभी जितने भी राज्य विधानसभाएं हैं उनका आधा का समर्थन ही चाहिए। अगला, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करना हो तब भी हमें आधे राज्यों की विधानसभाओं की जरूरत पड़ेगी और संसद में विशेष बहुमत चाहिए ही। विशेष बहुमत संसद की किससे है? मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही विशेष बहुमत पास हो, उसके बाद आधे राज्य की विधानसभाएं भी बोले कि भैया ठीक है हम स्वीकार करते हैं, तब कहीं ना कहीं क्या होगा? उस जो संविधान संशोधन होगा उसमें संशोधन हो पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? एक कठोर प्रक्रिया है। तो हमने देखा लचीले से कठोरता की तरफ जाने की ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रावधान रहे जो आपको जानना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि
इन पॉइंट को अगर आप लिखेंगे ना, अगर आपको एग्ज़ाम में आ रहा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको ज़रूर मिलेंगे। इसके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल आपको जब आपका सिलेबस ख़त्म होता जाएगा तो बीच-बीच में आपको मिलता जाएगा। तो वहाँ से अनुच्छेद उठा लीजिएगा, वहाँ से कुछ पॉइंट और उठा लीजिएगा। ये जो भी चीज़ें मिलती रहेंगी उठाते रहिएगा, बहुत अच्छे से आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है? तो चलिए, इतना सेशन आज के लिए बहुत है मुझे लगता है। ठीक, इसके बाद एक सेशन मुश्किल से हो सकता है और आए या बहुत ज़्यादा 2, तो हमारा यूनिट 1 बहुत आराम से कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, कि आप सब चाहते हैं इसको मैं पूरा कंप्लीट करूं, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अगले सेशन में फिर मिलेंगे जल्द ही आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।